Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो आज का न्यूज़ एनालिसिस था उसी में से क्रिएट करे गए हैं, तो प्लीज़ न्यूज़ एनालिसिस देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट ट्रिगर फॉर इंडियाज लॉन्चिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। आई थिंक ये सबके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है कि मेन ट्रिगर पॉइंट क्यों था, मतलब क्या था जिस वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा। तो द ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च बिकॉज यहाँ पे पहलगाम के अंदर में हमने जो हमारे टूरिस्ट हैं, हिंदू टूरिस्ट है, उनको पिक करा गया, उनको पिन पॉइंट करके यहाँ पे टारगेट करके उनकी किलिंग्स करी गई बाय द टूरिस्ट। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी विच टेरर कैंप्स वर रेफर्ड टू एज यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे सिंपल एलईटी और जेएम के हेडक्वार्टर्स की बात करी जा रही है जो इंडियन आर्म फोर्सेज ने आपके टारगेट किए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में। तो वो दो आपके जो टेररिस्ट पॉइंट्स थे वो थे भावलपुर एंड मुरीद के। तो सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टू वुमेन ऑफिसर्स ब्रीफ द मीडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो वो थे कर्नल सोफिया कुरैशी जो आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड द अदर वाज विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो यहाँ एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर्स आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द यूएस चाइना टैरिफ ट्रूस अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे लॉजिक लगा के भी आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज इफ यू एग्जैक्टली नो कि कौन से सेक्टर्स हैं जो यहाँ पे यूएस चाइना ट्रेड से बेनिफिट कर सकते हैं, तो वो है आपका एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एक है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर बेनिफिट करेंगे। ऑटोमोबाइल्स एंड डिफेंस यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, शायद नुकसान हो। एग्रीकल्चर एंड डेयरी के अंदर में यूएस और चाइना के साथ हमारे इतना एक्सपोर्ट नहीं है, और रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्सटाइल्स के अंदर में भी इतना हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होता है, अनलाइक यूएस चाइना में ज्यादा होता है। तो वापस से अगर ट्रेड डील हुई है तो इसमें यूएस और चाइना को बेनिफिट होगा, ना कि इंडिया को। तो करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड द यूएस एग्री टू लोअर टेरिफ्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एनालिस्ट। तो यहाँ पे यूएस क्यों एग्री करा था, तो मैंने आपको एक टर्म आज डिस्कस करा है जिसका नाम है स्टैगफ्लेशन, जो दो वर्ड से बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, कि जहाँ पे इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही है और प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर में। इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए यूएस को डील करनी पड़ी। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री इज करंटली द लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ई वेस्ट कौन जनरेट करता है, तो इसमें फर्स्ट पे आएगा चाइना, सेकंड पे आएगा यूएस, और उसके बाद इंडिया की रैंक पूछिए तो इंडिया आता है आपके थर्ड पोजीशन पे ई वेस्ट जनरेशन के अंदर में। बट ई वेस्ट रिकलेक्शन के अंदर में या डिस्पोजल के अंदर में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत पुअर है। 7 का करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट इज द हाईएस्ट जनरेटर ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट कौन सी स्टेट करती है, तो वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो 8 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच सेट ऑफ रूल्स। तो ईपीआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर के जो नॉर्म्स हैं, ये किस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में आपने इंट्रोड्यूस करे थे। तो करंटली जो आपके एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2022। सो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल मेंशन्ड इन द आर्टिकल। तो इसमें आपको पॉइंट्स गो थ्रू करने पड़ेंगे, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपके जो ई वेस्ट है जिसको हम प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते, उससे कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है। तो वी हैव स्टडीड कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन तीनों डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं इम्प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल के, बट ओजोन डिप्लीशन इज नॉट समथिंग विच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑल्सो। ओके, सो 10th का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने डेली न्यूज देखा है, बिकॉज ये आर्टिकल स्पेसिफिक है। जो पैसेज स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं उनको आप पैसेज के बेसिस पे करते हो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, द इन्फॉर्मल सेक्टर हैंडल्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल ई वेस्ट। तो हमने यहाँ पर भी इसको डिस्कस करा था कि अगर मैं ई वेस्ट डिस्पोजल सेक्टर को दो में डिवाइड करूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो आपका जो फॉर्मल सेक्टर है वो लेस देन 10% करता है, करीब 5% ही करता है, एंड द इनफॉर्मल सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 95% ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो 11th का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मेजर पाकिस्तान एयरबेस वॉज शट डाउन फॉर अ वीक ड्यू टू रनवे डिस्ट्रक्शन इन ऑपरेशन सिंदूर। तो कौन सा वो पर्टिकुलर पाकिस्तान का एयर बेस है जिसको एक हफ्ते के लिए यहाँ पे नॉन ऑपरेशन डिक्लेयर करा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एयर बेस है, इसका नाम है रहीम यार खान एयर बेस। तो करेक्ट आंसर 12th का होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट पे आते हैं, द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट इज नोन एज। तो अभी आपका जस्ट रिसेंटली आपकी जो बुद्ध पूर्णिमा है वो अभी आपकी कल ही खत्म हुई है, तो उस कंटेक्स्ट में ये न्यूज क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कौन सा वो प्लेस है जहां बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। ओके, तो दैट प्लेस इज योर बोध गया। तो दैट इज बोध गया जहां पे एनलाइटनमेंट हुआ था। इन द कमेंट बॉक्स यू कैन आंसर मी कि सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर, दीज आर द 4 प्लेसेस। ये चारों जो है 4 प्लेसेस हैं जिनकी बुद्धा का लाइफ से कोई कनेक्शन है। तो बोध गया हम डिस्कस कर चुके, दिस इज द प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुम्बिनी, सारनाथ एंड योर कुशीनगर, ये आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू पोप एंड व्हाट नेम हैज ही चोजन। तो यहाँ पे जो नए पोप हैं उनका एक्चुअल नेम क्या है और उनका अब जो उन्होंने नाम अडॉप्ट किया, तो पोप जो होता है वो कोई नाम भी अडॉप्ट करते हैं, तो उन्होंने नाम कौन सा अडॉप्ट किया है ये आपको बताना है। तो इनमें से अगर दोनों में से एक भी चीज पता होगी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो नए पोप हैं उनका एक्चुअल नेम था कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जो यूएस के हैं। ही इज अ अमेरिकन पोप, फर्स्ट टाइम कोई अमेरिका से पोप बना है और उन्होंने जो टाइटल लिया है, जो उनका नाम होगा एज अ पोप, वो है पोप लियो द 14। ठीक है, तो 14 किस लिए कि इससे पहले 13 लोग और हो चुके हैं जिन्होंने लियो नाम रखा था एज अ पोप, और अब ये पोप लियो द 14 हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर 14 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस न्यू माइग्रेशन रूल्स एम्ड एट सिग्निफिकेंटली टाइटनिंग इमिग्रेशन कंट्रोल। तो अगर आप यहाँ पे आज का फॉरेन पेज देखोगे तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर आपको न्यूज़ मिलेगी कि जो यूके है, ब्रिटेन है, उसने यहाँ पे इमिग्रेशन के रूल्स को टाइटन करने का डिसाइड करा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स आर कमिंग इनटू यूके। सो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड वो ये है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन राइट नाउ, बिकॉज ये क्वेश्चन यही है कि किस प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अनाउंस करा है आपकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी को। सो द करंट यूके प्राइम मिनिस्टर इज कीर स्टारमर, जिन्होंने ये पर्टिकुलर इमिग्रेशन पॉलिसी को यहाँ पे अनाउंस किया है। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू द राइट्स ऑफ रेफ्यूजी एंड असाइलम सीकर्स। तो आपका कौन सा इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंट है जो डायरेक्टली रेफ्यूजीज के राइट और असाइलम सीकर्स के राइट से डील करता है। तो यूएन चार्टर और यूडीएचआर है, ये भी कहीं ना कहीं आपके रेफ्यूजीज की बात करता है, बट इट इज द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन जो स्पेसिफिकली इसी बारे में बात करता है। तो एक तो है आपका 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन, और इसको एक्सटेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल करा था हमने 67 में, जिसको बोला जाता है 1967 का रेफ्यूजी प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, कन्वेंशन को अगर मुझे एक्सटेंड करना हो, ज्यादा कंट्रीज को उसमें पार्टिसिपेट करवाना है या उसका टाइम पीरियड इंक्रीज करना है, तो मैं कन्वेंशन नहीं साइन करता हूं, मैं प्रोटोकॉल साइन करता हूं। तो कन्वेंशन के बाद अगर मुझे इसे एक्सटेंड करना होता है तो प्रोटोकॉल आते हैं। ओके, तो इसका तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इज इंडिया अ सिग्नेटरी ऑफ द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और द 1967 प्रोटोकॉल। तो 4 ऑप्शन है आपको, तो एग्जैक्टली पता हो तो बहुत अच्छा है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 51 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है जिसमें कंट्रीज की कुछ ड्यूटीज होती हैं विद रिगार्ड टू रेफ्यूजीज, क्या इंडिया ने उस पर्टिकुलर कन्वेंशन या प्रोटोकॉल को साइन किया है? सो द आंसर इज नो, दोनों के दोनों ही इंडिया ने साइन नहीं करे हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच आईपीएल फ्रेंचाइजी डिड विराट कोहली रिप्रेजेंट थ्रू आउट हिज आईपीएल करियर अंटिल 2025। तो अब तक 2025 तक 18 ईयर्स से एक विराट कोहली ही ऐसा प्लेयर है जिसने एक ही टीम को रिप्रेजेंट करा है। सो बहुत इजी क्वेश्चन होगा सबके लिए। इट इज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसको वो पिछले 18 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन में उससे रिलेट करता है, हाउ मेनी आईपीएल टाइटल्स हैज विराट कोहली वॉन विद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एज ऑफ 13 मई 2025। मैंने डेट इसलिए स्पेसिफाई करी है कि हो सकता है इस बार आपका 18 टाइम आपके विराट कोहली लकी हो जाए और शायद इस बार का जीत जाए, बिकॉज अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 0 टाइटल्स जीते हैं विद और विदाउट विराट कोहली। सो 20th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप ये पर्टिकुलर आंसर जो है बाय दिस पर्टिकुलर आईपीएल एंड, शायद ये एंड होके B1 हो जाए, बट अभी तक इसका आंसर 0 ही रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चन। इफ यू फील लाइक इनमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उनको नोट डाउन कर लें। ओके, सो दिस मैसेज, with this message let's end today's session. Thank you and have a very nice day.